नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे आप लोग। और ये सेट नंबर 230 230 नंबर सेट का आप लोगों को 8 बजे इंतजार रहता है। इस सीरीज का आप लोगों को हमेशा 8 बजे इंतजार रहता है। आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है और लीजिए हम लोग आ जाते हैं अपने 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 पहले प्रश्न की ओर। तांडव तांडव, ये देखिए महातांडव हम लोग देखेंगे। विज्ञान प्रश्न के 40 क्वेश्चन का महातांडव देखेंगे आज। चलिए, तांडव तो डेली हो रही है, हर एक दिन तांडव हो रही है। उस दिन महातांडव होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप कामयाबी की बुलंदियों को छू लेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग। देखिए पहले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। गजब का क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, और थोड़ा सा शानदार तरीके से सोचिएगा आप। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या है, किसकी इकाई है? तो सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। मैं नहीं बोलूंगा एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, आपकी कलम बोलेगी, मेरी कलम बोलेगी, और उस कलम से आप लोग पहचान लेंगे। कहा जाएगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर, एक एंगस्ट्रॉम जो होती है ये कितना के बराबर होती है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -10 मीटर के बराबर। मतलब कि एंगस्ट्रॉम के साथ में मीटर लगा हुआ है, जरूर ये हमारा लंबाई का मात्रक होगा। होगा ना लंबाई का मात्रक? अवश्य लंबाई का मात्रक है। इसको सेंटीमीटर में कह दीजिएगा तो 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में कह दीजिएगा तो 10 का पावर -7 mm कह दीजिएगा। यही कहानी है, इसी कहानी को समझ लेना है। तो कभी एंगस्ट्रॉम को कह देगा सेंटीमीटर में क्या वैल्यू होगा, कभी मिलीमीटर में पूछ देगा, तो सभी में आप लोग बता सकते हैं। ये तरंग दैर्ध्य की यूनिट हो जाएगी। इसका तो जवाब आपको मिल ही गया कि हाँ ये तरंग दैर्ध्य की यूनिट होती है। सही जवाब बन गया। कौन सा? हमारा वेवलेंथ की यूनिट हो गया। हो गया ना हमारा, ये वेवलेंथ की यूनिट हो गई। सही जवाब बन गया। लेकिन ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई हमारा जूल भी होती है। अगर जूल नहीं दिया रहेगा तो आप कह दीजिएगा या कर कर कह दीजिएगा न्यूटन गुने मीटर कर दीजिएगा, और नहीं तो यही कह दीजिएगा किलोवाट घंटा भी कर दीजिएगा। बात समझ गए ना? आवृत्ति की यूनिट क्या होती है तो कहिएगा हर्ट्ज जो होती है, नहीं तो 1/सेकंड होती है, नहीं तो सेकंड -1 होती है। यही तो आ गया जवाब हमारा। यही जवाब हो गया प्रश्न का सही जवाब, 1 नंबर आ गया। लीजिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है। अगला हमारा, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर अगर देखा जाए तो एक महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। उनका कहना था कि अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को किसी भी ऊंचाई से गिराई जाती है तो वह एक समान त्वरण से गिरती है। वह एक समान त्वरण से स्वतंत्रता पूर्वक मुक्त पतन होती है उसका। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की, तब बताइए समान भार की है, लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराई जाती है। तो सबसे पहली बातें तो जो हम लिख रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। क्या है भाई? कहेंगे कि गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि गैलीलियो गैलीली कौन भाई मेरे? तो गैलीलियो गैलीली ने बताया था। कौन बताया था? तो कहिएगा गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि निर्वात में यदि किसी भी द्रव्यमान की वस्तुओं को
किसी भी ऊंचाई से गिराई जाए, किसी भी ऊंचाई से गिराई जाए, गिराई जाए तो वह एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से, त्वरण से गिरती है। तो वह एक समान त्वरण से गिरती है। ऐसा क्यों होती है? इसलिए होती है ऐसा कि ये आप लोग जानते हैं कि G बराबर GM बटा R स्क्वायर होती है, जहां M बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, M बराबर होती है पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और R बराबर हो गया पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या, इसको वस्तु के द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होती है। तो अब देखिएगा यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर नहीं लगाइएगा तो कह देगा पृथ्वी पर दोनों एक ही समय में गिरेगी। आपका एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी पर दोनों एक ही समय में गिरेगी। अब आपका यहां मामला फंस रहा है कि कौन सा आंसर आएगा सर यहां पर। तो इस कंडीशन में अगर थोड़ा सा अगर नहीं लगाइएगा, अगर ये नहीं, देखिए दोनों आपका हवा में लकड़ी और आपका लोहे और लकड़ी की आपका समान भार की गेंदों को, हवा में दोनों का भार क्या है? समान है। तो आप कहिएगा दोनों गेंदों का भार समान है, लेकिन लकड़ी की गेंद का आयतन क्या है? ज्यादा होगा। लकड़ी की गेंद का आयतन ज्यादा होने के कारण, वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण इस पर बताइएगा हवा का विरोध ज्यादा लगेगा। हवा का विरोध ज्यादा लगेगा तो ये बाद में गिर सकती है। अगर दिमाग लगाइएगा तो ये आंसर हो जाएगा कौन नंबर? सी नंबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कह दीजिएगा इसके अनुसार दोनों एक साथ अगर दोनों का ऊंचाई सेम रहेगा तो एक साथ एक समान त्वरण से जमीन पर गिरेगी। आपका गेंद समान ऊंचाई से, ऊंचाई समान है तो एक साथ जमीन पर गिरेगी। लेकिन हम यहां पर इस प्रश्न के अनुसार हम बढ़ रहे हैं, तो बताइएगा प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कह दे रहे हैं। कहिएगा दोनों भारी, आपका हवा लोहे के और लकड़ी के समान भार की गेंद है, तो कहिएगा दोनों गेंदों का भार, दोनों गेंदों का भार जो होती है, दोनों गेंदों का भार समान है, लेकिन बता दीजिएगा क्या होगा। लेकिन यहां पर कहिएगा कि लकड़ी की गेंद, लेकिन लकड़ी की गेंद की बात किया जाए, लकड़ी की गेंद का आयतन अधिक है। लकड़ी की गेंद का आयतन अधिक है, लकड़ी की गेंद का आयतन अधिक है, और अधिक आयतन के कारण लकड़ी पर वायु प्रतिरोध अधिक लगेगा। ठीक ना, आयतन अधिक है जिससे इस पर वायु प्रतिरोध अधिक लगेगा, और ये बाद में गिरेगी, और ये बाद में गिरेगी। अगर ये बातें सोचिएगा तो इस तरह से आपका सोच होना चाहिए। अगर ऐसे सोचिएगा तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। समझ गए बात ना? हम इस चीज को यहां लिखवा दिए हैं, तो याद रखेंगे यही आंसर इसका सही होगा, यही होगा आंसर इसका सही, क्योंकि दोनों का हवा में भार क्या है? समान है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को भार समान है, लेकिन दोनों में से देखा जाए तो आयतन ज्यादा होगा लकड़ी की गेंद का, जिससे वायु का प्रतिरोध अधिक लगेगा और ये बाद में गिरेगी। सही जवाब बन गया। यहां पर अगले नंबर पर आ जाइएगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है?
तो कहा जाएगा कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगा रहा है। तो ऐसा किस कारण से होती है? तो दुनिया की कोई भी वस्तु अगर किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है अभिकेंद्रीय बल। हम एक ही लाइन में सारा कहानी क्लियर कर दे रहे हैं, एक ही शॉर्ट में हम सारा कुछ क्लियर कर दे रहे हैं। कहिएगा कि यदि देखिएगा कोई भी वस्तु अगर किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, कहिएगा कोई भी वस्तु यदि किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो वस्तु को वृत्तीय गति बनाए रखने वाली बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल यही हमारी गति बनाए रखने वाली बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। और याद रखेंगे ये अभिकेंद्रीय बल को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, इसी का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और याद रखेंगे ये बल जो होती है F बराबर होती है mv² के। और इस बल द्वारा किया गया काम हमेशा क्या होगा, इस बल द्वारा किया गया काम हमेशा 0 होती है। तो अब केंद्रीय बल नहीं, केंद्र से बाहर की ओर लगती है, ये केंद्र से बाहर की ओर ये बल लगती है, बाहर की ओर। अब याद रखेंगे इस बल के सिद्धांत पर जो काम करता है, कहिएगा वॉशिंग मशीन काम करता है। कहिएगा वॉशिंग मशीन हो गया दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन हो गया। ये सब का सब इस बल के सिद्धांत पर, सेंट्रीफ्यूगल बल के सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन केंद्राभिमुखी बल वही सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, ये रहा। और यहां पर इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने का जो काम करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल करता है। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल जो होती है अलग अलग रूपों में काम करती है। एक रस्सी आपको दे देते हैं, रस्सी में एक पत्थर बांधकर वृत्तीय मार्ग पर घुमाइएगा तो रस्सी में जो तनाव बल होगा वो बताइएगा किस बल का काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। और अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होती है क्या, शून्य होती है, हमेशा शून्य होती है किसी भी चक्कर के किसी भी बिंदु पर, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच सदा 90 डिग्री का कोण बनती है। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो गया हमारे प्रश्न का। अगले नंबर पर आते हैं, 4 नंबर सवाल पर। पानी से भरी डॉट लगी, डॉट माने ढक्कन लगी, ठीक ना, लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जब पानी बर्फ में बदलती है, डेट मीन जमती है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाती है? उसका आयतन बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ जाता है मतलब कि वो फैल जाता है, जिसके कारण बोतल क्या करती है, टूट जाती है। तो यही बात हम यहां लिख देने हैं जा रहे हैं कि जब पानी बर्फ में बदलती है तो उसका आयतन बढ़ जाती है। तो बर्फ का आयतन जो होती है, वॉल्यूम जो होती है बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। यही कारण है कि कहिएगा कि आपका पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। यही कारण है कि बोतल में पानी के जम जाने से बोतल टूट जाती है। कांच की बोतल टूट जाएगी, बोतल टूट जाती है, सही जाती है, सही बात है।
क्योंकि जब पानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। तब ना हम लोग कहते हैं कि अब उस बर्फ को अगर हम लोग पानी पर रखकर तैराएंगे तो भाई तैरेगा कि नहीं तैरेगा? तैरेगा। अब यहां पर देखिए ध्यान कहा जाएगा कि पानी का शुद्ध जल का घनत्व, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, कहिएगा पानी का घनत्व जो होती है, घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, जो कितना के बराबर होती है? तो ये कह दीजिएगा ये वैल्यू होती है 1000 kg बटा मीटर क्यूब के, और नहीं तो इसी को कह दीजिएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यही पानी जब बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है तो घनत्व घट जाता है। अब ये बर्फ पर क्या करेगा? तैरता है। और जब पानी को बताइएगा शुद्ध बर्फ होनी चाहिए, जब इसको पानी पर तैराने के लिए रखिएगा तो इसके आयतन का 9/10 भाग पानी के अंदर होता है और 1/10 भाग पानी सतह से ऊपर होती है। चलिए बन गया यहां पर। तो ये बताइए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बोतल सिकुड़, जमने पर बोतल का आयतन आपका घट जाता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है, माने कि पानी का आयतन बढ़ जाता है जमने पर। सपोज डैट कहने का मतलब ये हुआ कि वही जो पानी था वो जो बर्फ में बदल गया है तो ये क्या हो गया है? तो कहिएगा उसका आयतन क्या कर गया? तो कहिएगा कि जमने पर पानी का आयतन, माने वही पानी जो बर्फ में बदला था उसका आयतन बढ़ गया, फैल गया, लमर गया, टूट गया वो। चलिए अगला सवाल है कि एक राडार। सबसे पहली बात तो समझिएगा राडार क्या है? RADAR। राडार में दो गो चीजें हैं, राडार में दो गो चीजें हैं। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग उपयोग में लाई जाती है। इसका फुल फॉर्म हुआ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहलाती है। तो कहिएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है, दो गो चीज से मिलकर बना हुआ है। राडार जो होती है वायुयान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है और इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग उपयोग में लाई जाती है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग उपयोग में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग उपयोग में लाई जाती है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कौन सा तरंग? या तो हमारा सूक्ष्म तरंग होगा, नहीं तो रेडियो तरंग होगा, या तो सूक्ष्म तरंग होगा नहीं तो रेडियो तरंग होगा। अगर सूक्ष्म तरंग होगा तो अति उत्तम है, क्योंकि माइक्रोवेव का उपयोग रडार में ही, रडार पद्धति में ही करते हैं। लेकिन जब हमारा सूक्ष्म तरंग नहीं है, यहाँ पर प्रकाश तरंग नहीं सर, यहाँ रेडियो तरंग है, यहाँ ध्वनि तरंग है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो होना चाहिए हमारा कौन सा आंसर? तो कहिएगा रेडियो तरंग हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा तरंग हो जाएगा? रेडियो तरंग हो जाएगा। सही जवाब कौन हो गया? तो कहेंगे रेडियो तरंग हो जाएगी ये। लीजिए आपके प्रश्न का जवाब बन गया ना, कौन सा जवाब आ गया? तो रेडियो तरंग हो गई। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग उपयोग में लाई जाती है और विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा? रेडियो तरंग। अगर सूक्ष्म तरंग नहीं है तो रेडियो तरंग होगा। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला है कि पराध्वनिक जेट जो होती है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होती है? पराध्वनिक जेट जो होती है, ये जो होती है आपका, इसके लिए मैक संख्या का मान 1 होती है। और ये पराध्वनिक जेट जो होती है ना, ये पराध्वनिक जेट जो होती है, ये कह दीजिएगा इसकी चाल जो आपका हवा में ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, मन की पराश्रव्य आपका अति पराध्वनिक चाल होती है। ये पराध्वनिक जेट जो होती है, इसकी चाल जो होती है पराध्वनिक होती है, चाल बराबर होती है पराध्वनिक होती है, सुपरसोनिक स्पीड होती है, सुपरसोनिक स्पीड होती है, सुपरसोनिक होती है, चाल बराबर पराध्वनिक होती है। और ये कह रहा है कि इससे जो होती है ना, इससे जो होती है, इससे बहुत तीक्ष्ण ध्वनि साउंड उत्पन्न होती है। देखिए
जब कोई वस्तु पराध्वनिक चाल से चलती है तो वह तीक्ष्ण और प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसको सोनिक बूम कहते हैं या प्रघाती तरंग कहते हैं, जिसमें ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। हम ये बातें बताने जा रहे हैं, एगो बात समझ लीजिएगा। जब कोई वस्तु पराध्वनिक चाल से चलती है, पराध्वनिक चाल का मतलब होता है उस माध्यम में ध्वनि की चाल से ज्यादा चाल से कोई वस्तु चलती है तो वस्तु के उसी चाल को पराध्वनिक चाल कहा जाता है। और जब कोई वस्तु पराध्वनिक चाल से चलती है तो वह तीक्ष्ण तथा प्रबल ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे सोनिक बूम क्या बोलेंगे उसको, सोनिक बूम या प्रघाती तरंग कहा जाता है। सोनिक बूम या प्रघाती तरंग कहा जाता है। और याद रखेंगे, इसको सोनिक बूम या प्रघाती तरंग कहते हैं। इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है, काफी अधिक ऊर्जा, कहिएगा काफी अधिक ऊर्जा होती है, काफी अधिक ऊर्जा होती है जो कांच की दीवारों को तोड़ देती है, कांच में दरार पैदा कर देती है, कांच को चकनाचूर कर देती है। कहिएगा या दो घरों के बीच से अगर इस आपका स्पीड वाली वस्तु को गुजारा जाए तो उस कांच की अगर दीवार रहेगा तो उसको क्या कर सकता है, ये तोड़ सकता है। तो ये बातें समझ गए होंगे कि प्रघाती तरंग क्या है। कहिएगा कि जब कोई वस्तु जो होती है ना पराध्वनिक चाल से चलती है, पराध्वनिक चाल का मतलब कि यदि किसी वस्तु की चाल हवा में ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है उसी माध्यम में, तो वस्तु के इस प्रकार की चाल को पराध्वनिक चाल कहते हैं। तो याद रखेंगे, वायु में प्रदूषण, आंखों के रोग, ओजोन परत में बाधा, तो कौन नंबर होगा आंसर इसका? सही जवाब दे दीजिएगा। कौन सा होगा? ओजोन परत में बाधा डालेगी, तो कहिएगा वायु में प्रदूषण करेगी, ओजोन परत में बाधा डालेगी, क्या डालेगी? सब सही जवाब दे दीजिए आप लोग, जल्दी इसका जवाब दे दीजिएगा। सही इसका जवाब दे दीजिए। कौन सा आंसर आने वाली है आपकी? नहीं पता चला तो कहिएगा हाँ सर, ओजोन परत में ये बाधा डालेगी, ओजोन परत में ये बाधा डालेगी। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होती है, तो कहिएगा ओजोन परत में ये बाधा डालेगी। ये लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, 7वां नंबर। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है? जब प्रतिरोध कम है तो समझना है कि चलकता अच्छा होगा। जब उसमें रुकावट कम है तो कहिएगा अच्छा चालक होगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्यादा है। तो याद रखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम प्रतिरोध वाला पदार्थ अच्छा चालक होता है। हम यहां लिख दे रहे हैं, कहिएगा अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन, अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन, अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं कम प्रतिरोध वाला पदार्थ अच्छा चालक होता है, अच्छा चालक होता है, कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, चालक होता है। चलिए अच्छी बात है। तो ये बताइए कुचालक को, बैड कंडक्टर को, तो कहिएगा बैड कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगी और वो अच्छा चालक नहीं होती है। बताइएगा ये प्रेरक होती है। इंग्लिश टर्म इसका गलत है सबका। प्रेरक का मतलब होता है इंडक्टर, इंग्लिश टर्म गलत है, इसको दोनों को आप लोग सुधार दीजिएगा। प्रेरक होती है, ये चालक का मतलब कंडक्टर होती है, ये गलत है इंग्लिश टर्म में, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। रहते हुए भाई गलत नहीं करना है। आपका इंडक्टर होती है, इंडक्टर जो होती है ये धारा परिवर्तन का विरोध करती है। इंडक्टर अलग चीज है और ये होती है कंडक्टर होती है। तो याद रखेंगे इंडक्टर जो होती है, इंडक्टर का ही इंडक्टेंस होती है। कहिएगा प्रेरक में प्रेरकत्व का गुण होते हैं,
कहा जाएगा कि प्रेरक को कहते हैं इंडक्टर कहा जाता है। और ये बताइएगा प्रेरकत्व होती है इसमें, इंडक्टर में क्या होती है, प्रेरकत्व होती है, इंडक्टेंस होती है, इंडक्टेंस होती है जिसको एल कहा जाता है। और ये जो होती है धारा परिवर्तन का विरोध करती है, यह धारा परिवर्तन का विरोध करती है, ये परिवर्तन का विरोध करती है, जिसका नाम हो गया क्या, इंडक्टर कहते हैं, विरोध करती है। और एक बातें और समझ लीजिएगा, यहाँ पर एक बातें और समझेंगे कि इसका कभी कभी यूनिट पूछ देता है। एसआई मात्रक बराबर होती है हेनरी होती है, हेनरी होती है, और नहीं तो इसी को कह दीजिएगा ओम गुने सेकंड कह दीजिएगा, ओम गुने सेकंड। और इसका सिंबल अगर कह दिया जाए कि इसका सिंबल कैसे दिखाया जाता है, इसके सिंबल को, तो इसका सिंबल ऐसे होती है इंडक्टर का, ऐसे होती है, इस तरह का इंडक्टर का सिंबल हो गया। तो बातें बताइए, इसका सही जवाब तो हो गया सी नंबर, लेकिन मैंने इंडक्टर के बारे में कुछ बातें आपको बता दिया, ठीक ना, कुछ बातें मैंने इंडक्टर के बारे में बताया, सब बातें इंपॉर्टेंट बातों को बता रहा हूं आपको। लीजिए अगला सवाल पर आ जाइएगा। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा प्रतिबिंब आपका खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। हम जो बतला रहे हैं उस पर ध्यान दे दीजिएगा। कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो, यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, कम से कम आधी, और अधिक से अधिक का कोई सीमा नहीं है, जितना पार लगे उतना लंबा बनवा लीजिए ना भाई, लेकिन कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी। हम वही बातें यहां पर मेंशन करने जा रहे हैं। यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो, समतल दर्पण में देखना हो तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ये बातें आप समझ गए। यदि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी। अगर आप 10 फीट के हैं तो कम से कम 5 फीट, और अधिक से अधिक कितना, पार लगे 5 से ऊपर जितना बनवा लीजिए। तो बताइएगा 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है, तो बताइएगा दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो होती है, न्यूनतम लंबाई बराबर, ये कह दीजिएगा 1.50/2 हो जाएगा, 0.75 मीटर हो गया। यही आपके प्रश्नवा का सही में जवाब आ गया, 1 नंबर ऑप्शन सही है। अब लीजिए अगले नंबर सवाल का जवाब, आराम से पढ़िए ना, लाइट का सवाल था ये भी हमारा लाइटे का सवाल है। करे कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है। सुनिए, अगर आप कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, तब बगल में एगो दर्पण होता है जो पीछे से कौन हमसे साइड लेना चाह रहा है, पीछे में क्या है, कौन सा वस्तु पीछे हमारे है, कौन सा गाड़ी हमारे पीछे में है, तो वहां पर वो पीछे के बड़ा सा एरिया को दिखलाकर छोटे से दर्पण में बहुत सारे इमेज को लाकर दिखलाने वाला दर्पण का नाम क्या है। तो ये कह देंगे कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, उसी का नाम है साइड मिरर कहते हैं। तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम लोग जिस दर्पण का यूज करते हैं उसका नाम है हमारा कौन सा दर्पण, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण कहा जाता है। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ये बताइएगा गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का यूज किया जाता है उसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर कहते हैं। और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बराबर क्या बनती है, कहिएगा आभासी होती है, हमेशा आभासी, कहिएगा आभासी होती है।
आपका आभासी तथा सीधा, आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा, तथा वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से कहिएगा छोटा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होती है। ये बताइएगा ये अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का अगर उपयोग पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा सर्च लाइट। सर्च लाइट कल एगो क्वेश्चन था, सर्च लाइट जिसको खोज बत्ती कहा जाता है। कहिएगा गाड़ियों वाहनों के आपका वाहनों के आपका हेडलाइट में, कहिएगा हेडलाइट में, हेडलाइट में वाहनों के हेडलाइट हो गया आपका। ये देखिएगा ये हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में किया जाता है। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा रोगियों के आंख कान नाक को देखने के लिए ईएनटी डॉक्टरों द्वारा, ईएनटी डॉक्टर, ई माने क्या? ईयर नोज थ्रोट, आपका ईयर नोज थ्रोट डॉक्टरों द्वारा। ये सब बताइएगा। यहाँ कहें कहिएगा टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में, टॉर्च के परावर्तक सतह के रूप में भी किया जाता है। इस सब का उपयोग के रूप में, इस सब में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में पोजीशन सबका अलग अलग होगा, कहां पर रखेंगे तो कब क्या काम करेगा। कॉनकेव ही कॉन्वेक्स होता है? नहीं नहीं, अरे भाई मेरा, ये देखिए उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर होती है, अवतल दर्पण का मतलब कॉनकेव मिरर होती है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हम इसका उपयोग लिख दे रहे हैं आपका पेरिस्कोप में, PRIS में, पेरिस्कोप में किया जाता है, चाहे कैलेडियोस्कोप में किया जाता है, कैलिडियो KALEDO, कैलिडियो, कैलिडियोस्कोप में भी किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होती है। तो हमने सारे दर्पण का यूजेज लिख दिया यहाँ पर। ये बताइएगा ये हमारा उत्तल दर्पण होती है, तो देखिए यही ऐसे ही काम करती है ये, जैसे कि ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और यहां से देखिएगा तो यहां से प्रकाश की किरण जा रही है, यहां पर आया और फिर यहां से यहां पर आया। अब ये लीजिएगा यहां पर आया, यहां पर, और यहां से इतना बड़ा एरिया को ये बनाता है, विस्तृत क्षेत्र यही बन जाती है। तब ना ये इतना बड़ा क्षेत्र के प्रतिबिंब को लाकर सामने में छोटे से दर्पण में हम लोगों को सारी वस्तुओं के प्रतिबिंब को दिखा देता है। तो लीजिए उत्तल दर्पण हो गया आंसर हमारा 9 नंबर का। 10 नंबर में आ जाइएगा, 10 नंबर का जवाब दे दीजिएगा। क्या कह रहा है कि जब जल से भरे खोखले प्रिज्म पर, जब जल से भरे खोखले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण पुंज को आपतित किया जाता है, उस पर दिया जाता है, तो कह रहा है कि तो यह किरण पुंज 7 घटक रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कहिएगा इस घटना का नाम क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम विचलन कोण बनाता है? सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होती है? तो हम यहाँ पर एगो छोटा सा प्रिज्म बना दे रहे हैं, और इस प्रिज्म के आधार पर जब चित्र बना देंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का साइंस थोड़ा कमजोर है। ये लीजिएगा यहां से ये नहीं रहता, ये देखिए, ये पता है ना कि यह विरल माध्यम, ये प्रिज्म सघन माध्यम हो गया। अब यहाँ पर एगो पर्दा लगा दिया जाता है, सफेद पर्दा हम लोग यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए यहां से प्रकाश की किरण ऐसे, तो यहां से ऐसे आया, ये ऐसे आ गया, देखिएगा यहाँ पर ये ऐसे आ गया, यहाँ पर जाना चाहिए सीधे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ये ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर ये ऐसे, इस तरह के आया, इस तरह से आया, इस तरह से आया, फिर यहाँ पर ऐसे, इस तरह से आया, 2 2 4 2 6, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे। तो एक बात बता दीजिएगा, इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? इसको कह देंगे हम लोग, ये सफेद पर्दा रंगीन हो गया है, इसका नाम हो गया स्पेक्ट्रम। क्या नाम है इसका? इसको हम लोग कहेंगे स्पेक्ट्रम, कहेंगे स्पेक्ट्रम कहेंगे।
या इसी का नाम हो गया वर्ण क्रम कहते हैं, चाहे वर्ण पट के नाम से भी जानते हैं, वर्ण पट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पर ना 7 गो रंग हो गया। कौन कौन सा 7 गो हो गया? तो कहिएगा आर हो गया और सबसे नीचे में क्या हो गया? भी। तब ना हम लोग कहते हैं VIBGYOR। तो हमने आर यहां लिख दिया सबसे ऊपर, भी सबसे नीचे। तब बताइएगा सबसे ज्यादा बेंड कौन किया है? तब बैगनी किया है। सबसे जाना चाहिए सीधे, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसमें है? तो बैगनी में सबसे ज्यादा है। तो यही ना विचलन कोण हो गया। तो कहेंगे कि विचलन कोण बताइएगा सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो बैगनी में होती है। सबसे कम किसमें होती है? तो लाल में होती है। और ये बताइएगा इधर से इधर जाते हैं तो विचलन का कौन क्रम हो गया? तब विचलन का घटते क्रम हो गया। विचलन का घटते क्रम हो गया, घटते क्रम। सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? लाल का। सबसे ज्यादा विचलन किसका हो रहा है? तो बैगनी का। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होगा? तो कहिएगा कि लाल में होगा। सबसे कम किस में होगा? तो बैगनी में होगा। समझ रहे हैं ना? तो यहां से बहुत तरह का क्वेश्चन पूछी जाती है, जगह नहीं है कि मैं वो लिख सकूं। ये बताइए प्रकाश की चाल का, कहिएगा चाल का कौन क्रम हो गया? चाल का बढ़ते क्रम हो गया, बढ़ते क्रम हो गया। एक बात बताइए अपवर्तनांक का घटते क्रम हो गया। अपवर्तनांक का कौन क्रम है? तो कहिएगा घटते क्रम। तरंग दैर्ध्य का बढ़ते क्रम हो गया। तरंग दैर्ध्य का कौन क्रम हो गया? तो कहिएगा बढ़ते क्रम हो गया। अपवर्तनांक का घटते क्रम हो गया। यही तो है, बहुत कुछ यहाँ पर बातें हो रही है यहाँ पर, लेकिन हम लोगों से विचलन कौन पूछ रहा है? सबसे बताइए अधिकतम विचलन किसका होगा? तो कह रहा है कि बैगनी का होगा। आगे बढ़ जाते हैं। दूरदर्शन के संकेत, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती है, क्या कारण है? बस दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी के बाद में नहीं मिल पाती है, उसका कारण है कि पृथ्वी की वक्राकार, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी कैसा होता है? पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। और जब पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है तो सिग्नल जो है पृथ्वी की सतह से ना टकराकर आपका आगे बढ़ जाता है। पृथ्वी की सतह से ना टकराकर आगे बढ़ जाता है, मुख्य कारण यही है। तो कहिएगा सिग्नल पृथ्वी की सतह से, इसका कारण क्या है? कहिएगा सिग्नल पृथ्वी की सतह से, इसका कारण यही है वक्राकार होने के कारण। सिग्नल पृथ्वी की सतह से आपका न टकराकर, सतह से न टकराकर क्या कर जाती है? आगे चली जाती है, आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण कहिएगा कि सिग्नल कुछ दूर पर नहीं मिल पाती है। निश्चित दूरी के बाद सिग्नल नहीं मिल पाती है। सिग्नल पृथ्वी की सतह से ना टकराकर आगे बढ़ जाती है, यही कारण है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है, वक्राकार होती है, यही बातें हैं। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला देख लीजिएगा, ये आप लोगों का है 6 to 8, 9 to 10 है हमारा। 9 to 10 हो गया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती साइंस विथ डिटेल्स डिस्कशन चल रही है आप लोगों का। ये बताइए न्यू सेट 221 से 240 तक चलेगा। 221 से 240 तक जो अभी कौन सा सेट चल रहा है? 200 आपका कितना चल रहा है? 230 चल रहा है। अब लीजिए आगे, अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है। ये क्या कह रहा है? शानदार सवाल है तो जरा एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो सबसे पहली बात तो समझ लीजिएगा, पानी शुद्ध जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। सुनिए, पहले हम 2-3 गो बात लिख रहे हैं, पहले समझ लीजिएगा। उत्प्लवन बल, उत्प्लवन बल आप लोग तो खाली गोदना पढ़े हैं ना। उत्प्लवन बल F बराबर होता है रो, आपका रो भी जी होती है, रो भी जी के बराबर। उत्प्लवन बल बराबर रो भी जी के बराबर हो गया। रो का मतलब क्या होता है? घनत्व। रो बराबर हो गया द्रव का घनत्व हो गया, द्रव का घनत्व हो गया। ठीक है, ये हम देख लिए।
फिर एक और बात लिख दे रहे हैं, शुद्ध जल का घनत्व, शुद्ध जल का घनत्व जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तो एक बात बता दीजिएगा, जब शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, समझना है बातों को, जब 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम होती है तो बताइए उत्प्लवन बल जो है वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर लगता है, उत्प्लवन बल वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर लगता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जब घनत्व ज्यादा है तो ये उत्प्लवन बल घनत्व का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो घनत्व ज्यादा होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो धक्का देने वाला बल, साहने वाला बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी में ये हमारा शरीर क्या करता है, तैरता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 4 से ज्यादा जाएगा तो बताइएगा घनत्व तो सबसे ज्यादा 4 पर, और उसके बाद में घनत्व तो क्या होने लगता है, घटने लगता है। जब घनत्व तो घटेगा तो उत्प्लवन बल का मान भी घटेगा, यानी कि धक्का देने वाला बल का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो जब धक्का देने वाला बल का मान घटेगा, साहने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो शरीर पानी में डूब जाएगा। तो कह रहा है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, शरीर तैरता है। क्यों तैरता है, क्योंकि वहां उत्प्लवन बल 4 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा लग रहा है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो तब पानी, देखिए पानी को जब 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर जब होने लगता है तो वहां पर जो है उसका घनत्व तो घटेगा, तो उत्प्लवन बल का मान भी घटेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, सुनिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, आपकी भाषा में लिख रहे हैं, हम फिजिक्स, हम साइंस के गोर हाथ को तोड़कर लिख रहे हैं। साइंस कहता है कि हम हर एक चीज एक्सपेरिमेंटल हैं, और सही बात है एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन आप लोगों को हम एक्सपेरिमेंटली समझाना चाहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, हमें आप लोग इस कलम को समझने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होने पर, 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर कहिएगा जल का घनत्व जो होती है, पानी का घनत्व जो होती है क्रमशः घटती है, जिससे उत्प्लवन बल का मान भी, जिससे उत्प्लवन बल का मान भी घटेगी और शरीर पानी में डूब जाएगी, क्योंकि घनत्व तो बताइएगा, जब धक्का देना उत्प्लवन, शरीर पानी में डूब जाएगा। चलिए हो गया यहाँ पर, तो कौन हो जाएगा, शरीर डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही है ना, सही, एकदम 1 नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब आ गया। यही बातें हैं, ये बातें याद रखिएगा, मोस्ट VVI बातें यहाँ पर है। क्वेश्चन तो छोड़ना दो यार, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा आपसे, लेकिन क्वेश्चन के बाद जो हम लिख रहे हैं वो बनना चाहिए आपसे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मिलान करना है भाई, ये तो गजब हो गया, मिलान करने वाले। शून्य द्रव्यमान, ये बताइए शून्य द्रव्यमान वाला। अब देखिए इधर का इधर में है, तो देखिए शून्य द्रव्यमान किसका है, पहले देखना पड़ेगा। पोजिट्रॉन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है, प्रतिकण होती है। कहिएगा पॉजिटिव चार्ज होती है इस पर, ये पॉजिटिव चार्ज होती है, और याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज होती है ना, हाँ, इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं। न्यूट्रिनो का संकेत N00 होती है, मासलेस और चार्जलेस होती है। कौन, न्यूट्रिनो। हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2-4 लाइन लिखिएगा। न्यूट्रिनो का संकेत जो होती है N00 होती है, न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रिनो है सरकार। कहिएगा कि न्यूट्रिनो होती है, तब ये कह दीजिएगा चार्जलेस एंड मासलेस होती है, चार्जलेस एंड मासलेस होती है, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो है, ठीक ना, हाँ। और न्यूट्रॉन का संकेत अगर पूछ दिया जाए
न्यूट्रॉन का होता है N01 होती है। कहिएगा चार्जलेस बट मासलेस नहीं होती है, चार्जलेस लेकिन मासलेस नहीं होती है, लेकिन मासलेस नहीं होती है, मासलेस नहीं होती है। चलिए भाई, बाकी सबको तो हम लोग को ऐसे ही देखना पड़ेगा, जगह तो इतना ही में भर गया हमारा। तो लीजिए मिला देते हैं, हो ही बात, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर कहा है कि परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल कौन होता है? परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अवपरमाणुइक कण सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन होती है? यहां पर भी लिख लीजिएगा। सब एटॉमिक पार्टिकल में हमारा आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आ जाएगा। लेकिन ये भी किसी चीज से बना होता है, उसका नाम है क्वार्क। क्या नाम है उसका? क्वार्क नाम है, क्वार्क। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी चीज से मिलकर बना है, उसका नाम हो गया क्वार्क। तो शून्य द्रव्यमान किसके पास हो गया? तो कहिएगा सर जी 2 नंबर के पास हो गया, न्यूट्रिनो के पास। आंशिक आवेश किसके पास होती है? तो आंशिक आवेश जो होती है ना, आंशिक आवेश बता दीजिए किसके पास होने वाली है? तो ये बताइएगा फोनॉन। फोनॉन भी दिया हुआ है ना, तब फोनॉन भी दिया हुआ है सरकार, यहां पर आपका फोनॉन भी दिया हुआ है। तो इसका जवाब आप लोग बता दीजिएगा कौन सा? तो कहिएगा फोनॉन दोलनशील परमाणु, फोनॉन दोलनशील परमाणु कंपन ऊर्जा की तरंग है। दोलनशील परमाणु कंपन ऊर्जा की ये तरंग होती है, जिसका नाम क्या है? फोनॉन, जिसको कहा जाता है फोनॉन। तब फोनॉन देखिए मिलान करने के लिए कह रहा है यहां पर। तो लीजिए मिलान करना है, तो 1 का हमारा हो जाएगा 2, 1 का 2 है ना, तो कहिएगा कि इसको हटा दीजिए। चलिए 1 का 2 हो गया। चलिए बी की बात करेंगे, तो बी का हमारा जो होती है आंशिक आवेश क्वार्क पर होती है, 3 नंबर हो गया आंशिक आवेश। क्वार्क में हमारा क्या आएगा? तब पदार्थ का लघुत्तम अंश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जिससे मिलकर बना है उसका नाम है क्वार्क। 3 से मुलाकात करवाइए। चलिए यहां भी है, अभी मैच कर रहा है। आंशिक प्रचक्रण, आंशिक प्रचक्रण माने कि फ्रैक्शनल स्पिन की बात करेंगे, तो फ्रैक्शनल स्पिन किस में होती है? तो कहिएगा पोजिट्रॉन में होती है, जिसका खोजकर्ता महान वैज्ञानिक एंडरसन साहब हैं। और पूर्णांक चक्रण, पूर्णांक माने इंटीग्रल स्पिन जो होती है वो हमारा किस में होती है? तो फोनॉन में होती है। इसकी मुलाकात 4 से कर देना है। तो 2, 3, 1, 4 कोई ऑप्शन है क्या? तो हाँ 1 नंबर ऑप्शन है। और फोनॉन की बात किया जाए कि फोनॉन क्या होती है, तो फोनॉन जो होती है दोलनशील परमाणु कंपन ऊर्जा की तरंग है। ये याद रखेंगे, ये कंपन ऊर्जा की तरंग होती है, कंपन ऊर्जा की तरंग। लीजिए याद रखिएगा, जो हम लिखे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला नंबर क्या करते हैं? अगला नंबर है कि पृथ्वी की आयु का मापन, पृथ्वी की आयु का आकलन जो होती है यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम मेथड द्वारा किया जाता है। लेकिन कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो किया जाता है ना, जीवाश्मों की उम्र का पता, जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जाता है, उम्र का पता लगाया जाता है। जीवाश्मों के उम्र का पता लगाने के लिए जिस तकनीकी का यूज किया जाता है उसको कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। और इसमें कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग किया जाता है, C14 का। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा आपका पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, लेकिन कार्बन डेटिंग विधि द्वारा हम लोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाते हैं। और इसमें कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन के 2 समस्थानिक, कहिएगा C612 और एगो होता है C614। तो जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए कौन? C614 का यूज किया जाता है। अगले नंबर पर आते हैं। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है। अगर ये गलती कर दिए तो समझिएगा कि बहुत गलती कर देंगे, साइंस आपको तब सर थोड़ा कम आती है तब। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है, ये बताइएगा जिसमें क्या किया जाता है? दूध को आपका रैपिड ठंडा का, आपका रैपिड गर्म कर रैपिडली गर्म कर मतलब कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म कर दिया था, फिर एक निश्चित समय में अचानक देखिए आपका गर्म कर एक कम समय में, निश्चित समय में उसको तुरंत करके क्या किया जाता है? ठंडा कर लिया जाता है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए, वो सरवाइव नहीं कर पाए।
तो ये बात है, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे पर रखा जाना गलत, एकदम सटीक गलत है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, गलत हो गया ये भी। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाए तो पता चलेगा कि दूध सब खत्म हो गया। वो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। निश्चित समय अचानक ठंडा कर लिया जाता है, यही होती है पास्चुराइजेशन होती है। जो हम लोग सुधा का दूध खाते हैं वो पास्चुराइज मिल्क ही ना होती है। हाँ ठीक है, वो टेम्परेचर पूछा जाएगा तो टेम्परेचर बताया जाएगा आपको। आप अभी दो गो होती है, एगो तुरंत होती है और एगो क्या होती है आपका लेट से होती है। एगो यहाँ दो तरह का पास्चुराइजेशन होगी। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया क्या है? अम्लराज जिसको कहा जाता है, अम्लराज। सुनिए मेरी बात, अम्लराज की बात करते हैं। अम्लराज एक्वारेजिया कहते हैं, एक्वारेजिया। जहां पर डिटेल्स की जरूरत है हम वहां डिटेल्स लिखवाते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। एक्वारेजिया की बात करेंगे तो यह कह दीजिएगा सांद्र, तनु मत कहिएगा, यह सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 के, तनु नहीं, सांद्र HNO3 के 1 भाग का मिश्रण होता है। 1 भाग का मिश्रण होती है। नाम क्या इसका? अम्लराज कहते हैं इसको, अम्लराज एक्वारेजिया। याद रखेंगे इसमें सोना, प्लेटिनम इत्यादि घुल जाती है। इसमें सोना हो गया, AU हो गया, प्लेटिनम हो गया इत्यादि घुल जाती है। इसे अम्लराज से इसको साफ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसके भार में कमी आ जाएगी। देखिए अम्लराज क्या है? सांद्र HCl के 3 भाग और हमारा सांद्र HNO3 के 1 भाग के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अम्लराज कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल कभी कभी दे देगा सांद्र की तनु तो कहिएगा सांद्र होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल गलत हो गया, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रहा आंसर। और ये देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं। अब ये याद रखेंगे, हम एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं आपसे। तो लीजिए हम एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं आपसे। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है, सुनिए बात को मेरी पहले। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों से वचन देता है कि आप अपने पुराने गहने देंगे सोने का तो हम उसमें फिर से चमक पैदा कर देंगे। एक आदमी जो है, एक औरत जो है, उस धोखेबाज के चक्कर में पड़कर अपना सोने का कंगन उसको क्या करती है? देती है कि अरे भाई चमक जाएगा। तो बताइएगा, सोने की कंगन में चमक तो आ गई परंतु उसके भार में कमी आ गई, तो उस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया रसायन का नाम क्या था? तो कहिएगा अम्लराज था, एक्वारेजिया था। ऐसे प्रश्न को डील करने की कोशिश कीजिए। किसका किसका? तो कहिएगा सांद्र दोनों होनी चाहिए, सांद्र याद रखेंगे, सांद्र होनी चाहिए। तनु मत मार दीजिएगा नहीं तो हो जाएगा गलत, ठीक ना? हाँ हम लिख दिए भाई, लिख दिए हैं। अब लीजिए इसको भी मिलान कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड? करेंगे सिल्वर बोरोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यहीं पर गलती हो गया। ये बताइए सिल्वर बोरोमाइड का उपयोग जो किया जाता है फोटोग्राफी में किया जाता है, स्थायीकरण के लिए किया है। हाँ फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। हाँ फोटोग्राफी में गलत हो गया। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, सही जवाब है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। हाँ कृत्रिम वर्षा कराने में आपका सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है LiH और CO3 होती है, LiH CO3 होती है। लिथियम बाइकार्बोनेट का उपयोग गठिया रोग के उपचार में, चाहे गठिया रोग के उपचार में प्रस्रव तरंग का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का गलत मैचिंग है, ये हमारा ठीक है, गलत मैचिंग कर दिया गया। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो बताइएगा निम्नलिखित द्रवों में से कौन है जो ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का अच्छा चालक कह रहा है। आप बताइए थर्मामीटर में हम लोग किसका यूज करते हैं? पारा का यूज करते हैं। और पारा जो होती है ऊष्मा ग्रहण कर
और ये चालन विधि द्वारा, चालन ऐसे तो द्रव और गैस संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, लेकिन पारा जो है ना अपवाद है जिसमें चालन विधि द्वारा उष्मा का संचरण होती है। तो चालन विधि द्वारा बताइएगा उष्मा जो है ना ऊपर तक चढ़ता है और ये उष्मा का अच्छा चालक में आता है जिसका नाम क्या है, पारा है, जिसको हम लोग कह देंगे द्रव धातु में आती है। ये पारा हमारा द्रव धातु हो गया। इसी को हम लोग, ये अमलगम का निर्माण करती है, क्या चीज का, अमलगम का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है। और किसी भी अमलगम में पारा जरूर देखने को मिलता है। और अगर पारा की बात करेंगे तो इसका हिमांक जो होती है, हिमांक जो होती है ना, पूछ देता है कभी, -39 डिग्री सेल्सियस होती है, -39 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक होती है। इत्थर की बात करते हैं तो नहीं सर, इत्थर तो एकदम नहीं होगा। ये इत्थर की बात करेंगे तो इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। कहेंगे कि निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। और जनरली जो हम लोग इत्थर का यूज करते हैं निश्चेतक के रूप में, ये होती है C2H5O और यहाँ पर कहिएगा C2H5O, निश्चेतक के रूप में जो इत्थर उपयोग में लाई जाती है। कौन सा, तो कहिएगा C2H5, यहाँ पर निश्चेतक के रूप में जो इत्थर प्रयोग में लाते हैं यही होती है। क्या नाम है, डाई इथाइल इत्थर, नाम क्या है इसका, डाई इथाइल इत्थर का यूज करेंगे। चलिए बातें समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, और हम लोग पारा का यूज हम लोग बैरोमीटर में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कहिएगा बैरोमीटर में, बैरोमीटर हो गया आपका, थर्मामीटर हो गया, इस सब में यूज किया जाता है इसका उपयोग, थर्मामीटर में। पूरी कहानी मैं लिख दे रहा हूं, सारा कहानी आपके माइंड में सेट कर जाएगी ये। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। निम्न में कौन कौन लौह धातु का, निम्नलिखित में कौन लौह धातु का एक अयस्क है। अयस्क का नाम सुने हैं ना, कहा जाएगा कि पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाली, पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाली वे सभी वस्तुएं जिसमें धातु का कुछ अंश हो वो सब का सब खनिज कहलाता है। क्या कहलाया, खनिज कहलाया। और वैसा खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और कम खर्च में प्राप्त किए जाते हैं वही हमारा अयस्क कहलाती है। तो ये बताइएगा चूने के पत्थर किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का अयस्क है। ये CaSO4 हो गया, ये कैल्शियम का अयस्क होती है। चूने का, सॉरी गलत गलत गलत, CaCO3 हो गया, CaCO3 हो गया। इसी को कह देते हैं चूना पत्थर कहते हैं, और इसी को कहते हैं मार्बल कहते हैं, इसी को हम लोग खड़िया भी कहते हैं। और ये बताइए क्लियर हो गया। ये पिंच ब्लेंड जो होती है यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। और ये कैल्शियम का है, यूरेनियम का अयस्क है, ये यूरेनियम का अयस्क है। और हेमाटाइट जो होती है Fe2O3 जो होती है, यह हमारा हेमाटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पैराइट्स हो गया, किसका अयस्क हो गया, तो कह दीजिएगा ये हमारा लोहा का अयस्क हो गया। ये बताइए मैग्नेटाइट होती है और एगो हमारा हेमाटाइट होती है। तो बता दीजिएगा कौन सा आंसर आने वाली है, हेमाटाइट। आयरन पैराइट्स भी हम लोग कह देते हैं। तो कौन सा आंसर आने वाली है हमारा, हेमाटाइट। ये बता दीजिएगा, प्रश्न का सही जवाब बन गया ना, सूत्र लिख दें, कहिएगा Fe2O3 होती है हेमाटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र होती है Fe3O4 जिसका नाम हो गया मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट कहा जाता है। आयरन पैराइट्स को कहा जाता है FeS2, इसका नाम हो गया आयरन, PYRITES, आयरन पैराइट्स कहते हैं। इसी को हम लोग झूठा सोना कहते हैं या बेवकूफों का सोना कहते हैं, झूठा सोना या बेवकूफों का सोना इसी को कहा जाता है। हाँ, लाइम स्टोन कहा, आपका चूना पत्थर कहते हैं CaCO3 को। हमने सारी बातें यहाँ पर लिखवा डाला है। अब लीजिए अगली सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट्स के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्यूपराइट, कहिएगा कि ये क्यूपराइट जो है कॉपर का अयस्क होती है, ये हमारा कॉपर का अयस्क है, हमारा कॉपर का अयस्क है। क्यूपराइट नहीं सर, हम लोग कह देंगे कि हेमाटाइट नहीं, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है ठोस स्नेहक के रूप में। किसमें, ठोस स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है, ठोस स्नेहक के रूप में भारी मशीनों में,
भारी मशीनों में, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होती है। कौन नंबर ऑप्शन होने वाला है? कहिएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। क्या है अगला नंबर? न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो भाई मेरा मॉडरेटर की बात करते हैं। मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग की जाने वाली मंदक की बात किया है। मॉडरेटर के रूप में हम लोग कहते हैं, हम लोग भारी जल का यूज करते हैं, जिसका नाम हो गया भारी जल हो गया। हम लोग इसमें ग्रेफाइट का यूज करते हैं, और याद रखेंगे यहाँ पर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ये सब का यूज हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। लेकिन आपके प्रश्न में कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक के साथ साथ प्रशीतक का भी काम करता है। कौन? साधारण पानी का तो यूज करते ही नहीं है हम लोग, ये गलत हो गया। इसमें भारी जल का यूज करते हैं मॉडरेटर के रूप में। द्रव अमोनिया का भी यूज नहीं किया जाता है। जब ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तब भारी जल मारिएगा D2O। भारी जल का सूत्र होती है D2O होती है, इसी का नाम है भारी जल या गुरु जल का नाम दिया गया है। ये बताइएगा अनुभार इसका कितना होने वाला है? अगर अनुभार पूछ दिया जाए कि अनुभार कितना होगा तो कहिएगा 4 + 16 = 20 कह दीजिएगा। इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। ये भी कह दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का उपयोग किया गया है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का प्रयोग किया गया है। H12 कहिए चाहे D कहिए, इसी का नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहते हैं। कौन सा आंसर आने वाली है? ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लीजिए अगले नंबर पर आ जाइए, विचार कर लीजिए और आराम से टकाटक आंसर दे दीजिएगा। चुटकी बजाइए, आंसर पाइए। यहां पर देखिए, ये बताइएगा, निम्नलिखित पर विचार करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होती है? CO। जब हम लोग किसी चीज का अपूर्ण दहन करते हैं तो ये गैस निकलती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया तो NO2 हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कहिएगा कल कारखानों की चिमनियों से निकलता है। और ये ओजोन का सूत्र होती है O3 होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। ये बताइए अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो कहिएगा NO2 और SO2 होती है। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो एसिड रेन के लिए ये दोनों जिम्मेवार होती है। ये दोनों का दोनों एसिड रेल के लिए रेन के लिए जिम्मेवार होती है। कौन कौन? 2 और 4 नंबर। तो 2 और 4 नंबर है क्या? तो हाँ सर, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार होती है हमारा NO2 और हमारा SO2। देखिएगा NO2 जो है ये हमारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। ऊपर में जाकर जलवाष्प से क्रिया कर कर ये बनाएगा नाइट्रिक अम्ल, ये बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और यही अम्ल वर्षा का कारण बनती है, यही दोनों गैसें। लीजिए अगला सवाल है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो छपाई की स्याही बनाने के लिए हम लोग मीथेन का प्रयोग करेंगे। मीथेन का, एसिटिलीन का प्रयोग नहीं सर। एसिटिलीन का सूत्र हो गया C2H2 और इसका यूज किया जाता है, बड़ी पूछता है, ल्यूसाइट नामक विषैली गैस के निर्माण में। ये बार बार पूछता है, विषैली गैस के निर्माण में, ल्यूसाइट नामक विषैली गैस के निर्माण में हम लोग इसका यूज करेंगे। एक बात बता दीजिएगा, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है ना नियोप्रिन, आपका वेल्डिंग में, कहिएगा वेल्डिंग में भी किया जाता है। वेल्डिंग में भी किया जाता है, चाहे नियोप्रिन नामक कृत्रिम रबर के निर्माण में भी किया जाता है। लेकिन छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है, मीथेन से बनाई जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होती है, सुनिए C नंबर में कह दीजिएगा CCl4 कर दीजिएगा। इसी को CTC कहते हैं, इसी का नाम है पायरीन। इसी को क्या बोलते हैं? पायरीन कहते हैं। और याद रखेंगे इसका उपयोग जो किया जाता है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। इसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए, बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। बुझाने में, बिजली से लगी आग को बुझाने में इसका यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है?
कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग पायरीन के नाम से जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड पायरीन कहा जाता है। क्लियर हो गया, बन गया यहां पर एकदम बी नंबर ऑप्शन सही आ गया। 24 नंबर सवाल का जवाब आप लोगों को फटाफट देना है। निम्नलिखित तत्व समूहों में से, तत्व समूह, तत्व होगा यहां पर, कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है, याद रखना होगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। सोडियम की क्या जरूरत है आपको? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। और ये बताइएगा उपरोक्त में से एक से अधिक आपका कोई नहीं। कौन होगा? एक से अधिक तो होने वाला नहीं है आपका। और इसका सही जवाब आपका कौन सा आने वाली है तो बता दीजिएगा। हमारा कौन सा आने वाला है, इसका सही जवाब आप लोगों को दे देना है यहां पर। ये बता दीजिएगा कौन सा आंसर आने वाली है आपका। कौन हो गया आंसर जी? जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। तो कार्बन हमारा जरूरी है, हाइड्रोजन भी। कार्बन को तो सार्वभौमिक तत्व का नाम दिया गया है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये जरूरी होगी, याद रखिएगा। इसको याद करने वाला चीज है, इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता है आपको, एक्स्ट्रा बात है इसमें। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। घरेलू एलपीजी। घरेलू एलपीजी का मतलब होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, पेट्रोलियम गैस की बात किया जाए तो ये बताइएगा एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। दाब मापक कहां से प्रदान किए जाएंगे? ऐसा थोड़े है कि दाब मापक लगा रहता है, वो तो भाई वहां गैस अंदर में भरा रहता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। एलपीजी में पात्र में जो गैस होता है अंदर में लिक्विड फॉर्म में होती है। एलपीजी की बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं तो कहिएगा कि पात्र में द्रव अवस्था में होती है। पात्र में द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है, ये पात्र में द्रव अवस्था में होती है। और फिर कह दीजिएगा कि गंध का कारण क्या होती है? गंध का कारण जो होती है इसका कहिएगा सल्फर का यौगिक मार्केप्टन होती है और उसका नाम है इथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन कह दीजिएगा, जेकर सूत्रवा क्या होती है? C2H5HS होती है, सल्फर का यौगिक होती है। किसका यौगिक है? ये सल्फर का यौगिक है जिसका नाम है इथाइल मार्केप्टन। ये बहुत महंगे होते हैं, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता, इसका प्रयोग निरापद नहीं है। ये नंबर हमारा सही जवाब होगा। क्या उसमें दाब मापने वाला यंत्र लगा रहता है? गलत 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 गलत। और ये बता दीजिएगा, ये देखिएगा तो मुख्यतः किसका किसका मिश्रण होती है तो कहिएगा कि ये मुख्यतः इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, C3H8 एवं ब्यूटेन का मिश्रण होती है। C4H10 का मिश्रण मुख्य घटक यही होती है, इसका मुख्य घटक यही होती है। जब इसको उच्च दाब और निम्न ताप पर भरा जाता है तो ये लिक्विड का रूप ले लेता है, तभी तो इसका नाम पड़ा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पहले तो ये पीजी गैस है, पेट्रोलियम गैस है, और इसको लिक्विफाइड किया गया है। किसी भी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होती है। चलिए ये बन गया बी नंबर हमारा। अगले नंबर पर आ जाते हैं। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तब बताइएगा। मिट्टी की क्षारकता को दूर करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करेंगे। मिट्टी की क्षारकता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम, तो ये बताइए जिप्सम है ये तो कहिएगा नहीं। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, गलत हो गया। कैल्शियम सल्फेट हो गया, CaSO4 ये हो गया, N2H2O कह दीजिएगा। तो इसी का नाम हो गया हमारा जिप्सम। इसी को क्या बोलते हैं? जिप्सम कहा जाता है। और इसी का प्रयोग किया जाता है मिट्टी की क्षारकता को दूर करने के लिए। सही बात है। कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र कह रहा है CO, तो नहीं सर, मिट्टी की क्षारकता के आपका कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में यूज किया जाता है? तो जिप्सम हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नहीं नहीं, जिप्सम होगा भाई मेरा, जिप्सम होगा। जिप्सम 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 मारो यार, जिप्सम करो यहां पर। अगला है कि शुष्क सेल देखे हैं, शुष्क सेल, ड्राई सेल देखे हैं ना। तो शुष्क सेल में रसायन के रूप में किसका यूज किया जाता है? सबसे पहली बात है तो बताइए, सेल, चाहे कोई भी सेल होती है, सेल जो होती है ना, कहिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को
ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या नाम है उसका? तो कहिएगा उसी का नाम हमारा है क्या? सेल है। और बहुत सारे सेलों को जोड़कर क्या बनाते हैं? बैटरी बनाया जाता है। और बताइएगा शुष्क सेल का रसायन की बात करेंगे, शुष्क सेल का रसायन की बात करते हैं। रसायन में कौन कौन आएगा? शुष्क सेल के रसायन में हमारा आता है अमोनियम क्लोराइड और NH4Cl, जिसका नाम हो गया नौसादर। क्या नंबर हो गया? नौसादर। और हमारा होता है ZnCl2 होती है, जिंक क्लोराइड होती है, जिंक क्लोराइड हो गया। इसी को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसी का नाम है अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। और ये बताइएगा शुष्क सेल में निध्रुवक का काम करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, निध्रुवक का वर्क करता है। तब बताइएगा कौन होने वाला है इसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड इसका मुख्य रसायन होती है। और सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। लीजिए भाई, ये रहा आप लोगों का न्यू सेट आपका 221 से 240 तक चल रही है, 6 to 8 और इस 99 में। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है क्या कहलाता है? सबसे छोटा जीव जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव में आता है। इसी को कहा जाता है, इसे PPLO के नाम से जानते हैं, इसे PPLO कहते हैं, इसे PPLO प्ल्यूरो निमोनिया, प्ल्यूरो PLEURO प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ORGANISM, इसे प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कहते हैं। चलिए PPLO के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे छोटा हमारा जीव होती है। कहिएगा कि नो सेल वाल, इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। ये कह दीजिएगा पादप जगत का जोकर कहलाता है, ये पादप जगत का जोकर कहलाता है, क्योंकि इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है। पादप जगत का जोकर कहा गया है, इसको याद रखिएगा, पादप जगत का जोकर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है, O2 के बिना जीवित रह सकती है, बिना जीवित रह सकती है। बस इतनी बातें याद रखिएगा, रह सकती है, ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। कौन? हमारा जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। सही जवाब हो गया कौन हमारा? तो कहे सबसे छोटा जीव में कौन आता है? तो माइकोप्लाज्मा। पूरी कहानी इसकी इतिहास लिख दिए हैं हम, इतिहास आप लोग जरूर याद रखिएगा इसका। लीजिएगा दिए गए पादपों में कौन सा द्विबीजपत्री है? चलो भाई, कौन सा पादप द्विबीजपत्री है? आपका डाइकोटिलिडन्स की बात किया जा रहा है, मोनोकोटिलिडन्स नहीं कर रहा है, तो कह रहा कि डाइकोटिलिडन्स की बात किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा इसका सही जवाब कौन सा आने वाली है डाइकोटिलिडन्स में? तो बता दो भाई मेरा इसका आंसर कौन होने वाला है, डाइकोटिलिडन्स में कौन आती है? तो बताइए डाइकोटिलिडन्स का मतलब कि द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब कि उसमें 2 गो बीज पत्र होता है, 2 गो बीज पत्र। तब बताइएगा चना में, चना को तोड़िएगा तो 2 गो बीज पत्र मिलेगा, आम का भी तोड़िएगा गुठली को तो 2 गो बीज पत्र मिलेगा। तो द्विबीजपत्री में ऑर्किड आता है कि प्याज की आम आता है? तो कहिएगा आम आ जाएगा। डाइकोटिलिडन्स के अंतर्गत एगो होता है मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स में हमारा जौ आएगा, बजरा आएगा, मक्का आएगा, ये सब का सब हमारा किस में आ जाएगा? तो कहिएगा कि ये सब का सब हमारा मोनोकोटिलिडन्स में आ जाएगा, लेकिन ये हमारा डाइकोटिलिडन्स में आ गया। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। मछली समानतः क्या चीज से श्वसन करते हैं? गल्फरा से, गिल्स से करते हैं। तो ये तो बातें सब कोई बता सकते हैं, जितने भी है ब्रह्मांड में। कोई बच्चा से भी पूछिएगा तो बता देगा यार ये लहा हमारा सी नंबर ऑप्शन सही। अगला नंबर आते हैं, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन होती है? तो सरीसृप और पक्षी को जोड़ने का काम कौन करता है? सरीसृप और पक्षी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किसको किसको ये जोड़ने का काम करता है।
सरीसृप और पक्षी, आर्कियोप्टेरिक्स, क्या नाम है उसका, आर्कियोप्टेरिक्स उसको कहा जाता है। तो ये बताइए आर्कियोप्टेरिक्स जो होती है सरीसृप और आपका सरीसृप, ये बताइए कौन सा आंसर होने वाली है इसका, फटाफट जवाब दे दीजिए आप लोग, कौन सा होने वाली है। तो ये कह दीजिएगा आर्कियोप्टेरिक्स जो होती है आपका सरीसृप और पक्षियों को जोड़ती है। अब ये देखिए बेलेनोगलस की बात करेंगे तो ये किसको किसको जोड़ता है, ये भी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये कहिएगा अकशेरुकी को कशेरुकी से, अकशेरुकी को कशेरुकी से जोड़ता है। ये कहिएगा अकशेरुकी तथा कशेरुकी को जोड़ता है ये। अब इसके बाद में आप लोगों का और क्या है, नियोपिलाइना बताइए किसको किससे जोड़ता है। नियोपिलाइना जो होती है ना, ये एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी होती है, एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी होती है, एनीलिडा तथा मोलस्का, एनीलिडा तथा मोलस्का मोलस्का के बीच की कड़ी होती है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी होती है, कनेक्टिंग लिंक होती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा इसको। चलिए, पादप में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु उपयुक्त भाग कौन होती है। पादप में अर्धसूत्री विभाजन माने मियोसिस के लिए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए ना। तब पादप का जनन अंग कौन होती है, पादप का जनन अंग जो होती है, पादप का जनन अंग की बात करेंगे तो जनन अंग बराबर कौन होती है, तो कहिएगा फ्लावर होती है। इसमें फ्लावर होती है, फ्लावर में ही देखिएगा तो इसका मुख्य प्रजनन अंग में बताइएगा जनन अंग, इसका आवश्यक भाग होती है, एगो अनावश्यक भाग होती है। एगो होता है कैलिक्स और कोरोला होती है, और एगो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होती है। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होती है प्रजनन में भाग लेती है। तो इसका जो हमारा फीमेल पार्ट होती है, फीमेल का जो होती है गाइनोसियम, गाइनोसियम होती है जिसको जायांग कहा जाता है, और एगो होती है हमारा मेल पार्ट होती है, मेल का कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम होती है जिसको पुमंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं। और याद रखिएगा इसकी इकाई को क्या कहा जाता है, इसकी इकाई को बताइएगा। इसकी इकाई का नाम है क्या हमारा, स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं, चाहे इसी का नाम है हमारा अंडप कहा जाता है, पिस्टिल कहते हैं। और ये बताइए इसकी इकाई को कहते हैं पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है, एस्टिमेंस कहा जाता है, एस्टिमेंस कहा जाता है। और ये पुंकेसर में दो गो देखिएगा तो पुंकेसर के दो पार्ट होती है, एक होती है हमारा तंतु होती है, और एगो हमारा होता है, एक मिलता है तंतु और एगो मिलती है पराग कोष मिलती है, पराग कोष मिलती है, पराग कोष मिलती है। और पराग कोष में पराग कण होते हैं, कहिएगा इसमें पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं इसमें। तो चलिए यहां पर अब जवाब दे दीजिएगा तो ये बताइए अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु उपयुक्त भाग कौन होती है, तो कहिएगा फ्लावर है, इसमें कोई फ्लावर नहीं है। तो फ्लावर का ही भाग होती है, पराग कोष होती है। ये सी नंबर ऑप्शन। देखिए कितना घुमा कर क्वेश्चन पूछा था, उससे भी ज्यादा आपको हम घुमा दिए हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगले नंबर पर आते हैं, एक ही पौधे के एक पुष्प के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी है, मोनोगैमस पॉलिनेशन भी है और क्रॉस पॉलिनेशन भी है। कह रहा है कि एक ही पौधे के एक पुष्प के पराग कोष में पराग कण मिलेंगे, पराग कोष में पराग कण मिलेंगे। पराग कोष से पराग कण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प नहीं, दूसरे आपका यानी उसी पौधे के दूसरे पुष्प, उसी पुष्प पर नहीं दूसरे पुष्प। अगर सेम पुष्प पर रहता तो सेल्फ पॉलिनेशन होता,
लेकिन दूसरे पुष्प की बात किया जा रहा है। दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ कपलिंग, या हमारा करे कि सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण होगी यहां पर परागण नहीं, क्रॉस पोलिनेशन नहीं। क्रॉस पोलिनेशन के लिए चाहिए हम लोगों को माध्यम चाहिए, जैसे हवा के माध्यम से तो आपका एंटेमोफिली होगी, जू के माध्यम से, जंतु के माध्यम से जूफिली होती है, तो कह दीजिएगा नहीं, गैमस पोलिनेशन होती है, मोनोगैमस पोलिनेशन होती है। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए आपका क्या क्या जिम्मेवार होती है? तो कहिएगा वायु से भी होती है, जल से भी होती है, यहाँ हमारा कीट से भी होती है, हमारा यहाँ पर चमगादड़ से भी होती है, चमगादड़ से भी होती है, ये सब से होती है। सबका अपना अलग अलग स्पेशल नाम होती है। तब बताइएगा कीट से होती है तो एंटेमोफिली, वायु से होगा एनीमोफिली, जल से होगा हाइड्रोफिली, यही सब ना होती है। तो हाँ सर, हाँ एकदम सही जवाब हो गया यहाँ पर हमारा। ये लीजिए हमारे प्रश्न का सही जवाब हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन नंबर होगा? बी नंबर ऑप्शन दीजिए आप लोग, बी नंबर, आने तो हो जाएगा आपके साथ बहुत बड़ा खेला, और बी नंबर आप लोग नहीं दीजिएगा तो चलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है? लोहा विद्यमान होता है, तो लोहा किस में? क्लोरोफिल में है, तो इसमें मैग्नीशियम धातु होती है। धातु में मैग्नीशियम, कोलेजल में तांबा उम्बा भी होती है, तांबा भी होती है, तांबा होती है इसमें। चलिए इसमें 2-3 गो होता है। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं है, मायोग्लोबिन में कहिएगा लोहा होती है, लोहा होती है। हीमोग्लोबिन में भी लोहा पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में भी लोहा पाई जाती है, लोहा उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन में भी लोहा उपस्थित होती है। किसमें? हीमोग्लोबिन में भी लोहा उपस्थित होती है। किस रूप में होती है? Fe++ के रूप में, कभी कभी पूछ देता है किस रूप में? Fe++ के रूप में होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आपके प्रश्न का सही जवाब सी नंबर हो गया। अब देखिएगा, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण बताइए। यकृत का नाम सुने हैं? यकृत जो होती है, जिसको हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं, लीवर होती है। और याद रखेंगे यकृत कोशिकाओं द्वारा पित्त का स्राव होती है, कोशिकाओं से पित्त का स्राव होती है, पित्त का स्राव होती है, यकृत कोशिकाओं पित्त का स्राव होती है। और याद रखेंगे पित्त कहाँ जमा होती है? स्राव होता है, जो स्राव होती है जो पित्ताशय में जमा होता है, जो पित्ताशय में कहां पर जमा होती है? पित्ताशय में, पित्ताशय माने क्या होती है? गॉल ब्लाडर में जमा होता है। याद रखेंगे पित्त में कोई एंजाइम नहीं होती है, पित्त में नो एंजाइम, पित्त में एंजाइम नहीं पाई जाती है। नो एंजाइम किस में? पित्त में। याद रखेंगे पित्त में कोई एंजाइम नहीं होती है जो भोजन को पचा सके, कोई एंजाइम नहीं होती है, लेकिन भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण अदा निभाता है ये। अब ये बताइएगा पीत रस में देखिएगा, तब पीत में कहिएगा बाइल साल्ट होती है, बाइल साल्ट मिलेगा और हमारा बाइल पिगमेंट मिलती है, बाइल पिगमेंट मिलती है। और बाइल पिगमेंट में बिलिरुबिन मिलती है और बिलीवर्डिन मिलती है। कहिएगा बिलीरुबिन और एगो होती है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन होती है, ये होती है हमारा हरा और इसका रंग जो होती है पीला, बिलीरुबिन का पीला। कहानी पूरा कंप्लीट, यहाँ पर पूरा कहानी कंप्लीट, एकदम सही कहानी कंप्लीट हो गया। अब ये देखिएगा तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तो कहिएगा शरीर के किस भाग से पित्त का निर्माण होता है, तो कहिएगा पित्त का निर्माण यकृत करता है। स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक, इसी को कहते हैं ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, या आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है।
या इसी को कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिएगा, बहुत आसान है, मिला दीजिएगा। यहां पर कोशिका का प्रकार है और फंक्शन है। लाल रक्त कोशिका का काम क्या है? आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसकी मुलाकात 4 से कर दीजिएगा। श्वेत रक्त कोशिका का काम क्या है? तो कहिएगा कि ये जो होती है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या चीज का? एंटीबॉडी का निर्माण करता है और संक्रमण से संघर्ष करवाता है, फाइट इन्फेक्शन। सही जवाब मिल गया, 2 नंबर हो गया। पट्टिकाणु, पट्टिकाणु माने क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स होती है, ब्लड प्लेटलेट्स। इसको हटाओ यार, हिंदी इंग्लिश नाम यहाँ पर ये क्या दे दिया गया है? कहिएगा ब्लड प्लेटलेट्स होती है। पट्टिकाणु का मतलब होती है ब्लड प्लेटलेट्स हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स हो गया। चलिए देखिएगा, PLATELETS। प्लेटलेट जो होती है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ये रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। इसकी मुलाकात हमारा किससे कर देना है? 1 से कर देनी है। इसकी 2 से, इसकी 4 से। तो ये बच गया, प्लाज्मा बन के बच गया। तब प्लाज्मा में हो गया विलयित पदार्थ का वाहक होती है। इसकी मुलाकात 3 से करवा दे। 4 2 1 3 है कोई ऑप्शन? 4 2 1 3 हमारे प्रश्न का सही 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 जवाब आ गया। 1 नंबर आ गया, 1 नंबर आ गया ना? तो हाँ सर जी, 1 नंबर आंसर सही हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। निम्न रंगों के बीच, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? बताइएगा। मानव नेत्र जो होती है किस रंग के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है? तब मानव नेत्र जो होती है, मानव नेत्र कह रहे, मानव नेत्र कह दीजिएगा पीला तथा हरा प्रकाश के लिए, पीला तथा हरा प्रकाश के लिए, हरा प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होती है, के लिए अधिक सुग्राही होती है, अधिक सेंसिटिव होती है, अधिक सुग्राही होती है। आप लोग जाइएगा डॉक्टर के चेंबर में तो किस तरह का पर्दा मिलता है? डॉक्टर के चेंबर में जाइएगा तो हरा पर्दा मिलता है। डॉक्टर बुड़बक होता है क्या? डॉक्टर हम लोगों की हर हमेशा कोशिश करता है मदद करने के लिए। तो बताइएगा, येलो हो गया और हमारा हरा हो गया, येलो और क्या हो गया? हरा हो गया। बताइए दूर से ही दिखाई देने वाला रंग कौन हो गया? दूर से ही दिखाई दे, जिसमें प्रकीर्णन कम होती है, बिखराव कम होती है, छिटाव कम होती है, वो लाल रंग होती है। लाल रंग, छिटाव, बिखराव, प्रकीर्णन सबसे कम किस में होती है? कहिएगा प्रकीर्णन जो होती है, प्रकीर्णन सबसे कम, सबसे कम बताइए किस में होती है? तो कहिएगा लाल में होती है। तब ना खतरों के निशानी के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारे प्रश्न का सही जवाब और ये रहा हमारा 38 नंबर सवाल। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के, ये सब लोग बताइएगा। कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? अनुवांशिक लक्षणों का कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है? तो वो तो करेगा हमारा कौन? डीएनए करेगा, क्योंकि डीएनए का खंड हमारा जीन कहलाता है। जीन, और जीन कहां होता है? क्रोमोसोम के ऊपर। डीएनए होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को जब बांट कर पढ़िएगा, जब न्यूक्लिक एसिड को बांट कर पढ़िएगा तो 2 गो होती है, एगो हमारा डीएनए होती है और एगो हमारा होती है आरएनए होती है। इसकी खंड को क्या कहा जाता है? इसकी खंड को जीन कहा जाता है। डीएनए इसकी खंड को कहिएगा, सेगमेंट को जीन कहा जाता है, जीन कहा जाता है, जो क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है। जो कहां होती है? क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है। सही जवाब, सही जवाब। लीजिए जवाब सही हो गया हमारा, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है ये। अब लीजिए आज की ये हमारा सेकंड लास्ट हमारा हो गया। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? कौन है इसमें एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक इसमें से कौन है? तो कहिएगा पेनिसिलिन की एस्पिरिन। तो कहिएगा एस्पिरिन। जब आपका माथा दर्द करता है ना, हल्का फुल्का बुखार रहेगा तो एस्पिरिन लीजिएगा। पैरासीटामोल प्योर बुखार के लिए। लेकिन बुखार किसके कारण आ रहा है, वो कारण को पहले खत्म कीजिएगा, तब ना बुखारवा को ये शांत करेगा।
तो ये कह दीजिएगा पेनिसिलिन तो सब लोग जानते हैं, ये जो है ना पहला एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है। कहिएगा पहला एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है। पहला एंटीबायोटिक ड्रग्स बताइएगा किसने बनाया था? तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से तैयार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक से तैयार किया था, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तैयार किया था, पेनिसिलियम नामक कवक से तैयार किया था। लेकिन अभी के डेट में अधिकांशतः एंटीबायोटिक ड्रग्स हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आपका बैक्टीरिया से तैयार करते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब यही होने वाला है। ये रहा हमारा सही जवाब। लीजिए भाई, यहां पर क्लियर जवाब बन गया ना। यहां अगले नंबर का आखिरी सवाल, ये लीजिए आखिरी सवाल सब लोग बनाइएगा। बिहार में एक क्वेश्चन बड़ी पूछता है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट, एकदम मखमल लेखा होगा। तो बताइएगा कौन सा है इसमें मखमल लेखा एकदम रुआ है? बोलिए। भेड़ का, तो भेड़ का तो बाप रे बाप, भेड़ के एथी पर अब सुला दिया जाएगा तो आपका दम एथी दाग जैसा आ जाएगा। भेड़ की एक प्रजाति से, गलत हो गया? नहीं, गलत हो गया। लोमड़ी, क्या लोमड़ी को पकड़कर वहां पर काटिएगा, उसको ऊन निकालिएगा? तो कहिएगा कि शासक के एक प्रजाति से, खरगोश की एक प्रजाति से। सही जवाब हमारा कौन मिल गया? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। और आपसे हम अब ले लेते हैं इजाजत। आप लोग को बार बार कहते हैं कि जरूर कमेंट्स में हम आप लोग को कल के भी सवाल में सेट में भी क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, और आज के सेट में तो नहीं दिए हैं क्योंकि कल वाला आप लोग जवाब नहीं दिए। जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए भाई, बेस्ट ऑफ लक सभी को, नमस्कार। फिर मिलते हैं कल सेट नंबर 231 के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।